Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 12 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है India after independence और ये आपका fourth session है. So let's start with it. तो एक बार brief recap कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास we were talking about some of the important features of the constitution. और ये constitution कब से और कब के बीच में बना था? तो 1946 से लेके 1949 के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हेल्ड किए गए थे और इसी मीटिंग्स में डिसाइड हुए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा. और कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर रहे थे. तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है और वो किसके लिए? सो इट इज फॉर द मार्जिनलाइज्ड क्लास. अगर हम मार्जिनलाइज्ड क्लास की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन आता है? तो अगर हम मार्जिनलाइज्ड क्लास बोल रहे हैं बच्चों तो एससीज और एसटीज. हमने देखा था देयर वाज द रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन लेजिस्लेटिव एंड आल्सो इट वाज इन द गवर्नमेंट जॉब्स. कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड क्लास के लोग थे बच्चों, जिनके साथ बहुत ही शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, तो जिनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर हाई क्लास जो अपर क्लास के लोग थे उनकी वजह से, तो हमारे गवर्नमेंट ने या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बच्चों, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए. ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव अ रेस्पेक्टेड लाइफ. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इस मेजर प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या था? तो दूसरा प्रॉब्लम था डिस्कसिंग अबाउट द पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो इसके सॉल्यूशन में क्या निकला था? हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाए गए थे और वो 3 लिस्ट कौन से थे? तो एक था यूनियन लिस्ट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट थे बच्चों उसका पावर किसके हाथ में था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. दूसरा लिस्ट था स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स थे बच्चों उसका पावर किसके हाथ में था? सो दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और हमारा तीसरा लिस्ट था कंकरेंट लिस्ट. और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स डाले गए थे उसका पावर शेयर किया जाता था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. और आज के डेट में भी इसी तरीके से ये पावर शेयर किया जाता है. ओके, और लास्ट इशू था ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज, कि जितने भी मेंबर्स थे बच्चों उन्होंने बोला दैट इंग्लिश शुड नॉट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? तो फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या निकला था कि हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नॉट द नेशनल लैंग्वेज. उसके अलावा हमारे कंट्री में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, है ना? और जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों वो कहाँ पे यूज किया जाने लगा? कोर्ट्स में, सर्विसेज में या फिर डिफरेंट अदर ऑफिसेज में. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने अपने लास्ट क्लास में कवर किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू पार्ट हियर. नाउ स्टूडेंट्स, let's talk about our next topic here, that is how states were to be formed. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए थे हमारे कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, तो ऐसे आपको पता है कि अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं या बिफोर पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता था कि इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे. That was ruled by the kings or the rajas. Okay? लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं या फिर प्रिंसली स्टेट्स है बच्चों उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा. लेकिन ये जितने भी स्टेट्स थे इनको रीऑर्गेनाइज किस बेसिस पे करना था, इसके ऊपर बहुत बड़ा मेजर डिस्कशन हुआ था. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि ये सारे स्टेट्स कौन से बेसिस पे रीऑर्गेनाइज हो रहे थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया. So back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. तो ये कब की बात है बच्चों? ये 1920s की बात है. और 1920s में सबसे मेन पार्टी कौन था? तो ये हमारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस.
दिस वॉज द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और आप लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत पहले भी पढ़ा है ना, जब हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, तो 1885 में फॉर्म किया गया था। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दे वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ओके, तो इन्होंने 1920s में क्या प्रॉमिस किया था? इन मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनका अपना खुद का प्रोविंस होगा। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप कहने का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बच्चों रिलेटेड टू लैंग्वेज, कि एक प्रोविंस में अगर सेम लैंग्वेज बोलते हुए लोग वहां पर रहेंगे तो दे विल गेट देयर ओन प्रोविंस। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइज कौन से बेसिस पे होंगे, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, उसके बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस। लेकिन क्या जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरा हो पाया था? नहीं। जब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो भी प्रॉमिस किया था बच्चों कि वो स्टेट्स को इस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया था। ओके, अब यहाँ पे आप ये जो मैप देख रहे हो, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। अब ये जो येलो कलर है बच्चों वो हमें क्या बता रहा है? नाउ दिस वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? तो ब्रिटिश रूल जब था। ओके, और ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो बच्चों, दीज वर दी प्रिंसली स्टेट्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? जहां पे किंग्स रूल कर रहे थे इन दीज प्रोविंसेस। तो ये सारे जगह को, इन सारी प्रोविंसेस को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। नाउ फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ था बच्चों, वो ऑब्वियसली रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, है ना? That all the Muslims they demanded a new Muslim nation and that is why Pakistan was created. Okay? तो यहाँ पे आप देखो कि महात्मा गांधी, आप लोगों ने जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, और वो हमेशा चाहते थे दैट एवरीवन शुड बी यूनाइटेड इन दिस होल फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन एंड में क्या हुआ था? इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिला बट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू नेशंस। ओके, एंड दैट वाज बेसिकली ऑन दिस रिलीजन बेसिस। So as a result of the partition of India, more than 1 million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. तो हम लोगों ने ये भी देखा कि पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी किसमें? इस राइट्स में। और ये किसके बीच हो रहा था बच्चों? So this was taking place between two major religions, that is Hindus and Muslims. Now both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. तो यहाँ पे आप देखो कि उस टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। और उसी टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे बच्चों? सो हिज नेम वाज वल्लभ पटेल। सो प्लीज रिमेंबर द नेम हियर। तो यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों क्या थे? दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहने का क्या मतलब है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि जिस रीजन में जो मेजॉरिटी लोग हैं अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो उनका प्रोविंस होगा। इस बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना चाहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल। नाउ द कन्नड़ा स्पीकर्स, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. अब पार्टीशन के बाद हमारे कंट्री में बहुत सारे बेसिस पे डिविजन्स होने लगे थे, और एक था लैंग्वेज के बेसिस पे भी। तो यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंट रीजन के जो लैंग्वेज बोलते हुए लोग थे बच्चों, उनका क्या डिमांड था कि उनका अपना खुद का स्टेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
कन्नड़ स्पीकर्स चाहते थे कि उनका अपना स्टेट हो, मलयालम स्पीकर्स चाहते थे कि उनका अपना स्टेट हो, मराठी बोलने वाले लोग वो चाहते थे कि उनका अपना स्टेट हो, है ना? सो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट however came from the Telugu speaking districts of what was the Madras presidency. अब यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3 मैप्स दिए गए हैं और जब आप ये टॉपिक पढ़ो तो प्लीज गो थ्रू दी मैप, क्योंकि मैप के थ्रू ही आप ये पूरा स्ट्रक्चर समझोगे कि किस तरीके से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन व्हाट बेसिस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट रीजन्स वेयर पीपल वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये हमारा मद्रास प्रोविंस प्रेसिडेंसी है बच्चों, राइट? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन थे? तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और वहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था demanding for their own state. Now when Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with black flags and slogans demanding we want Andhra. तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी तेलुगु स्पीकिंग लोग थे बच्चों, जब वहां पे जवाहरलाल नेहरू इलेक्शंस के लिए गए थे, कब? 1952 में, तो वहां के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को ब्लैक फ्लैग शो किया एंड ऑल्सो दे रेज द स्लोगन, और उनका डिमांड क्या था कि उन्हें अपना आंध्रा चाहिए, ओके? उनको अपना रीजन चाहिए। ऑल्सो इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन नेम्ड पोटी श्रीरामुलु went on a hunger fast demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. उसके बाद आप देखो कि जब ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे डिफरेंट रीजन्स में, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द तेलुगु स्पीकिंग रीजन, तो यहाँ पे बहुत ही फेमस लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, ओके? तो he went on a hunger fast, right? And what was his demand? His demand was the formation of Andhra state. And why was that demand? ये demand इसलिए किया गया था ताकि वो जितने भी तेलुगु स्पीकर्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। On 15 December 1952, 58 days into his fast, Poti Sriramalu died. तो यहाँ पे आप देखो कि 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। क्यों? Because of the fast, and that was for 58 days. Also, as a newspaper put it, the news of the passing away of Sri Ramulu engulfed entire Andhra in chaos. अब यहाँ पे आप देखो कि जितने भी तेलुगु स्पीकर्स थे उनके लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, लेकिन इनके डेथ के बाद जितने भी लोग आंध्रा रीजन या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग थे बच्चों, दे वेंट इन chaos, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट और डिमांड किया गवर्नमेंट से कि उनको अपना एक सेपरेट स्टेट दिया जाए, ओके? द प्रोटेस्ट वर सो वाइडस्प्रेड एंड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इनटू द डिमांड। अब फाइनली आप देखो कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था कि उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव देयर डिमांड, कि उनका जो डिमांड था एक सेपरेट स्टेट का, उनको ये देना पड़ा। So, on 1st October 1953, the new state of Andhra Pradesh came into being. Finally, आप देखो 1953 में सबसे पहला स्टेट कौन सा था यहाँ पे? So, it was आंध्र प्रदेश, right? ये रीऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा था बच्चों, तो फाइनली आंध्र प्रदेश was the first state to be reorganized here. और ये आप देख सकते हो कि कितने बड़े लार्ज क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खड़े हैं एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी रेड अबाउट हाउ दी स्टेट्स वर फॉर्म्ड, कि किस तरीके से और कौन से बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? तो इसमें हमने सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ा? We talked about the protest of the Telugu speakers, and also in 1953 Andhra Pradesh as a new state was formed. अब next class में हम इसी topic को continue करने वाले हैं. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.